हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए बड़ा यूज़फुल माना जाता है। आज हम बात करने वाले हैं जीन पियाजे के बारे में। दोस्तों, जीन पियाजे मैं आपको 2 पार्ट में करवाने वाला हूँ। ये आपका पार्ट 1 है और पार्ट 2 बहुत ही जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। तो दोनों पार्ट देखने के को और दूसरा वीडियो देखने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इतना मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड वीडियो आसानी से आपको मिलता रहे। जीन पियाजे से संबंधित कुछ पॉइंट्स नीचे दिए गए हैं, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट आपका है, जीन पियाजे का जन्म 1896 ईस्वी में हुआ था। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के एक रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। कई बार क्वेश्चन हमको यहीं से देखने को मिलता है कि जीन पियाजे कैसे मनोवैज्ञानिक थे, तो जीन पियाजे रचनावादी मनोवैज्ञानिक थे। अगला पॉइंट हमारा है कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया, तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। आगे हम लोग पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट हमारा है कि जीन पियाजे ने भाषा के स्थान पर विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना। यहाँ से भी सीटेट के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन देखने को मिला है कि कौन ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने विचार को अधिक महत्वपूर्ण माना, तो जीन पियाजे। और भाषा को अधिक मानने वाले कौन थे, तो वाइगोस्की, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 2 आएगा उसके बाद आपका आएगा वाइगोस्की के बारे में, जिसमें हम अच्छे से पढ़ेंगे कि वाइगोस्की ने भाषा को अधिक इम्पोर्टेंट माना था। अगला पॉइंट है हमारा कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता एवं नन्हे वैज्ञानिक होते हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। अगला पॉइंट हमारा है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच बड़ों से प्रकार में अलग है परंतु मात्रा में नहीं। कई बार सीटेट के एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिला है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का जो सोचने का तरीका है वो प्रकार में बड़ों से अलग है परंतु मात्रा में नहीं। अगला पॉइंट हमारा है एडेप्टेशन, अनुकूलन। एडेप्टेशन किसे कहते हैं, जब कोई जीव विशेष वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो यह प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। यानी कि जब कोई जीव वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेता है तो यह प्रोसेस क्या कहलाता है, एडेप्टेशन। इसका एक उदाहरण समझ सकते हैं हम लोग। बच्चे जो हैं वो घर जैसा व्यवहार स्कूल में नहीं करते हैं क्योंकि बच्चे अपने आप को स्कूल के वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। इस पर एक कहावत भी है, जैसा देश वैसा भेष। अगला पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि अनुकूलन के संपूर्ण प्रक्रिया को 2 उपक्रियाओं में बांटा गया है। अब वो 2 उपक्रिया कौन कौन सा है, एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। पहला जो उपक्रिया हमारा है वो है एसिमिलेशन। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो साइकोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी मनोवैज्ञानिक के टॉपिक्स हैं, उनको आप इंग्लिश में याद करें। हिंदी में उनके बहुत सारे नाम हैं, इसीलिए वहाँ कन्फ्यूजन होता है। सबसे पहला जो टॉपिक हमारा है वो है एसिमिलेशन, आत्मसात्करण। अब आत्मसात्करण क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। आत्मसात्करण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बच्चा किसी समस्या का समाधान करने के लिए पहले जो सीखा होता है उस योजना या मानसिक प्रक्रिया का सहारा लेता है। इसका एक और डेफिनेशन है, उसके माध्यम से सीख लेते हैं कि बच्चा जब अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को क्या करता है, जोड़ता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, आत्मसात्करण। इसको एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे कि यहाँ आप लोग के सामने 2 घोड़ा का फिगर दिया गया है।
मान लीजिए कि बच्चे ने एक जानवर देखा जिसके 4 पैर थे, 1 पूँछ था और 2 कान था और उसका रंग कैसा था? सफ़ेद कलर का। तो बच्चे ने इसको घोड़ा माना। फिर बच्चे ने कुछ दिनों के बाद एक और जानवर देखा जिसके 4 पैर थे, 1 पूँछ था और 2 कान था, लेकिन इसका रंग कैसा था? तो इसका रंग था काला और ये भी घोड़ा था। तो बच्चे ने क्या किया कि अपने पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ा। इसी प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं एसिमिलेशन, यानी कि आत्मसात्करण। दूसरा जो हमारा है वो है एकोमोडेशन, यानी कि समायोजन। समायोजन क्या है? तो जब बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है या परिवर्तन करके वातावरण के अनुसार अपना तालमेल बैठाता है, तो इस प्रोसेस को समायोजन कहा जाता है। बच्चा अपने पूर्व ज्ञान में संशोधन करता है, उसको बदलता है, उसमें परिवर्तन लाता है और वातावरण के अनुसार तालमेल बैठाता है। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। जैसे आप लोग के सामने एक फिगर दिया गया है गाय का। बच्चे ने एक कॉन्सेप्ट अपने माइंड में बना लिया था कि जिस जानवर के 4 पैर होते हैं और 2 कान होते हैं, 1 पूँछ होता है, वो जानवर है घोड़ा। लेकिन कुछ दिनों के बाद बच्चे ने एक और जानवर देखा, उसका भी 4 पैर, 2 कान और 1 पूँछ था और यह गाय 1 पूँछ था और यह जानवर अपने पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया, उसमें संशोधन किया और वातावरण के अनुसार अपना तालमेल बैठाया। इसी प्रोसेस को कहते हैं समायोजन। आगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा दिया गया है संतुलन या साम्य धारणा। संतुलन या साम्य धारणा किसे कहते हैं? तो संतुलन या साम्य धारणा कहते हैं कि बच्चा जब क्या करता है, आत्मसात्करण, ये आत्मसात्करण है, टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है। आत्मसात्करण और समायोजन के बीच संतुलन बैठाता है, तो ये प्रक्रिया हमारा क्या कहलाता है? संतुलन या साम्य धारणा। अगला जो पॉइंट है हमारा वो हमारा है स्कीमा। स्कीमा किसे कहते हैं? तो प्रत्यक्ष अनुभव करके, बच्चा जब प्रत्यक्ष अनुभव करके या देखकर अपने दिमाग में किसी भी चीज़ के बारे में अलग अलग अवधारणा बनाता है, तो ये हमारा क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। और स्कीमा सभी के अंदर जन्मजात पाया जाता है, यानी कि बच्चा जब से जन्म लेगा तब से जो देखेगा उसके बारे में अपने माइंड में कॉन्सेप्ट बनाना शुरू कर देगा। हमारे और आपके माइंड में भी बहुत सारा कॉन्सेप्ट बना होगा, बहुत सारे स्कीमा बने होंगे। जितना भी चीज़ हम लोग देखते हैं उसके बारे में कॉन्सेप्ट बनाते चाहते हैं। इसी प्रोसेस को कहते हैं स्कीमा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जीन पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी के कुछ अवस्थाओं की बात की थी। उन्होंने 4 अवस्था दिए थे। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था के बारे में बताया था। उन चारों अवस्था को हम लोग पढ़ेंगे, स्टेज के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला कि जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था के बारे में बताया और 4 अवस्था कौन कौन सा है वो पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है कि इस अवस्था को यूनिवर्सल माना गया, यानी कि जीन पियाजे का मानना था कि दुनिया के जितने भी बच्चे हैं सभी इन अवस्था से होकर गुजरते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि इस अवस्था से होकर नहीं गुजरेगा। जीन पियाजे का कहना था कि इस अवस्था को हम बदल नहीं सकते हैं। इस पॉइंट को लेकर उनका आलोचना भी किया गया। सपोज दैट, मान लीजिए कि कोई बच्चा है, अगर हम उसको अच्छा वातावरण दें तो क्या वो बच्चा जिस स्टेज में है उस स्टेज से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकता है, ज़्यादा उसका विकास नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो यहाँ पर उनका आलोचना देखने को मिला। आगे जीन पियाजे ने जो अवस्थाएं बताई, तो सबसे पहला जो हमारा अवस्था था वो था सेंसरी मोटर स्टेज, यानी कि संवेदी पेशीय अवस्था। ज़्यादा से ज़्यादा आप इंग्लिश में नाम याद करें, हिंदी में
कई नाम होते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा अवस्था है वो है सेंसरी मोटर स्टेज। इस अवस्था में क्या करता है बच्चा, तो अपने सेंस ऑर्गन के माध्यम से सीखता है। सेंस ऑर्गन कितने हैं, तो 5। सबसे पहला हमारा सेंस ऑर्गन कौन सा है, हमारा हो गया आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, हमारा जीभ हो गया और हमारा स्किन हो गया। टोटल कितने सेंस ऑर्गन्स हैं, 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। और इसी के माध्यम से बच्चा अनुभव करके सीखता है। कौन से स्टेज में, तो सेंसरी मोटर स्टेज में। कई बार यहीं से क्वेश्चन पूछ जाता है कि ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से बच्चा अनुभव करके किस स्टेज में सीखता है, तो सेंसरी मोटर स्टेज में। अब सेंसरी मोटर स्टेज को कई अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है बच्चा के उम्र के अनुसार। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि रिफ्लेक्स क्रियाएं। यह अवस्था बच्चे में कब देखने को मिलता है, तो प्रथम महीने, यानी कि जब बच्चा कितने दिन का हो, 30 दिन का। तो 30 दिन का जब बच्चा होता है तो वो अपना अंगूठा चूसना शुरू कर देता है। अगर बच्चे के चेहरा पे आप हाथ लगाएं तो आपके उंगली को चूसना शुरू कर देगा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि प्राथमिक परिपत्र प्रतिक्रियाएं। यह देखने को कब मिलता है, तो बच्चा जब 4 महीने का होता है। यह अवस्था देखने को मिलता है जब बच्चा कितने दिन का होता है, 4 महीने का होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो रिफ्लेक्स एक्शन को बार बार दोहराता है। जो रिफ्लेक्स एक्शन उसको बार बार बच्चा दोहराता है। और इसी में क्या करता है, उंगलियां हिलाना, अपने पैरों से लात मारना, ऐसी क्रिया बच्चा करता है जब वो कितने महीना का होता है, 4 महीने का। हमारा जो सेंसरी मोटर स्टेज है वो जन्म से 2 साल तक होता है और उस 2 साल को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। आगे जो हमारा कैटेगरी है वो है सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, यानी कि द्वितीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं। यह अवस्था हमको कब देखने को मिलता है, तो बच्चा जब 8 महीने का होता है। और इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, तो अपने खुशी के लिए किसी भी क्रिया को वो बार बार दोहराता है। बच्चा बार बार उसी क्रिया को दोहराएगा। अगर बच्चे को किसी क्रिया में आनंद मिल रहा है तो उस क्रिया को वो बार बार दोहराता है। इसमें बच्चा रिफ्लेक्शन में संशोधन करता है। अगला पॉइंट, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन, माध्यमिक योजनाओं का समन्वय करना। यह अवस्था बच्चे के जीवन में प्रथम साल देखा जाता है, यानी कि बच्चा जब कितने साल का होता है, 1 साल का होता है। अगला पॉइंट इसी में है, इस अवस्था में बच्चा लक्ष्य निर्देशक व्यवहार करना सीख जाता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, यानी कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अपने ज्ञान का प्रयोग बच्चा करना शुरू कर देता है। अगला पॉइंट, टेरिटरी सर्कुलर रिएक्शन, तृतीय चक्रीय प्रतिक्रियाएं। यह अवस्था 18 महीने के बच्चे में दिखाई देता है और इस अवस्था में बच्चा अपने गलतियों के माध्यम से सीखता है। लास्ट जो हमारा है वो है अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, यानी कि प्रतीकात्मक विचार। यह अवस्था बच्चे में 24 महीने में देखा जाता है, यानी कि बच्चा जब कितने साल का हो जाता है, 2 साल का। और इस अवस्था में बच्चा छुपी हुई चीज़ को भी ढूंढ निकालता है और इनमें बच्चे को वस्तु स्थायित्व का गुण प्राप्त हो जाता है। तो दोस्तों, इससे आगे हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 में।